सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन है वो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज यानी कि लड़ाई झगड़े को रोकने की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है ह्यूमैनिटेरियन एड जाने के लिए रोक लो, जैसे कि यूक्रेन में मोदी जी ने रुकवाया था कि बच्चों को निकल जाने दो फिर आप लड़ाई लड़ो, इंडियन बच्चों को निकल आने दो उसके बाद आप लड़ाई लड़ो, 2-3 दिन में जितना भी हम लोगों को हमको निकालने के लिए जितना समय होता है वो दे दो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर हॉस्टिलिटीज। जब तक मिडिल ईस्ट अपने आप को आलमे इस्लाम कहता रहेगा और वो आलमे ह्यूमन से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पहले दुनिया में आलमे क्रिश्चियनिटी थी, वो खत्म हुई, वो आलमे ह्यूमैनिटी की पार, आलमे ह्यूमैनिटी को की सबक देने वाला भारत था। भारत ने कहा था अहम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये कहने वाला कि समस्त विश्व एक परिवार है, ये हम थे। लेकिन उसके बाद 2-3 हजार साल में एक थ्योरी आई, उसने कहा नहीं नहीं सब पेगन है, ये सब घटिया, इनको कुछ नहीं पता है, हम रिलीजन लेके आए, हम बताएंगे तुमको रिलीजन क्या होता है। उन्होंने क्रिश्चियन वर्ल्ड का निर्माण किया, दुनिया भर में जाके ये थ्योरी को फैलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और एक बार फिर से हमारे साथ खास मेहमान और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और खास तो पता नहीं कितना हूँ, आम जरूर हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल आप बहुत खास हैं और देश के लोग आपको सुनते हैं और आपके साथ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो ये एक अहम बात है। डॉक्टर मिश्रा, आज आपके साथ एक फिर से अहम मुद्दा लेकर मैं आई हूँ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है गाजा को लेकर कि वहां पर इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन पॉज की डिमांड की गई है उस रेजोल्यूशन में, और अनकंडीशनल जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको भी छोड़ने की बात की गई है। तो और इससे पहले भी इस तरह का एक प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन सबसे पहली बात कि 40 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कई सारे मतलब कोशिश की गई है, लेकिन अब ये रेजोल्यूशन जाकर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुआ है। और तो मैं एक्चुअली आपसे ये सवाल जो मैं समझना चाहती हूँ कि आखिर इसको लाने का मकसद क्या है, क्या इससे अचीव होने वाला है? आपको क्या लग रहा है जो जो कुछ इसमें बातें की गई हैं, जो मेन पॉइंटर्स है जिन पर फोकस किया गया है, वो अचीव हो पाएगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ऐसा है कि सिक्योरिटी काउंसिल को समझ लीजिए क्या है सिक्योरिटी काउंसिल, तो आपके प्रश्न का उत्तर आपके दर्शकों को भी समझ जाएगा। यूनाइटेड नेशन चार्टर है, उसके अंतर्गत 6 ऑर्गन हैं, आर्टिकल 5 के या आर्टिकल 5 मेरे ख्याल से के अंतर में 6 प्राइमरी ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशन के। 6 प्राइमरी ऑर्गन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरिएट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 प्राइमरी ऑर्गन है, इन्हीं के सम टोटल को यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। इसमें सबके अपने अपने भाग कार्य हैं, ठीक है ना। जनरल असेंबली का कार्य है जो वो आर्टिकल 9 और 10 में दिया हुआ है। उसी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल का जो अपना कार्य है वो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है यूएन चार्टर के। आर्टिकल 25 यूएन चार्टर ये कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल, आई एम अंडरलाइंग द वर्ड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम सिक्योरिटी काउंसिल का है। यानी कि जब भी किन्हीं 2 देशों के बीच में कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए जो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में उसको बदलने की संभावना हो, तो सिक्योरिटी काउंसिल वहां पे एक्शन लेने के लिए उसको बनाया गया है। अब जैसे इसको ऐसे समझ ले कि इंडिया और कनाडा में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मगर वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल नहीं है। लेकिन गाजा में और यानी कि पहले हमास और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है, बिकॉज कि ये इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड मुद्दा है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी ऑर्गन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको इस मुद्दे पे अभी तक आकर के रिजोल्यूशंस पास करने चाहिए थे जो कि सारी दुनिया पे बाइंडिंग होते, और उन रिजोल्यूशंस के तहत देशों को काम बता दिया जाता, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई काम नहीं किया, कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। ये जो आज रिजोल्यूशन पास हुआ है, ये रिजोल्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि दोनों पार्टीज जो है हमास और इजराइल, वो अपनी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में विराम देंगे, पॉज देंगे, हियाटस लाएंगे, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड एंड असिस्टेंस है
वो लोगों तक पहुंच सके। जैसे दवाइयां खत्म हो गई हैं, खाना खत्म हो गया है, वुंडेड एंड सिक है, सिविलियंस हैं, कोई लेबर में महिला है, या इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है जिसके लिए कि आपको सिविल एड की आवश्यकता होती है, एड की आवश्यकता होती है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ऑल अबाउट कि आप लोग हाइएटस लेंगे। अब चूंकि रिजोल्यूशन मैंने पूरा देखा नहीं है तो उसके बाकी के बिंदु मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मोटा मोटी उसका रिजोल्यूशन का पर्पज है। अब ये काम तो देखिए मोदी जी ने करवाया था यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में बिना सिक्योरिटी काउंसिल के। उन्होंने Absolutely. दोनों पार्टी, सोचिए, दिस इज, वी आर लकी टू हैव अ लीडर लाइक मोदी जी, कि बिना सिक्योरिटी काउंसिल के पॉलिटिकल वोटिंग के रिक्वायरमेंट के उन्होंने दोनों पार्टी से कहा कि आप जंग रोक दीजिए, आप युद्ध रोक दीजिए, युद्ध विराम दीजिए, ताकि हम अपने बच्चों को निकालना है। यही एग्जैक्ट चीज करने के लिए बिटवीन इजराइल एंड हमास सिक्योरिटी काउंसिल को रिजोल्यूशन निकालना पड़ा। हालांकि इस रिजोल्यूशन से एब्सटेंशंस भी रही। बड़े मजे की बात है, इस रिजोल्यूशन से लोगों ने क्यों एब्सटेन किया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और तीन बड़े इंपॉर्टेंट, यूएस और ब्रिटेन और रशिया रहे एब्सेंट, और 12-0 से ये पास हुआ है। आखिर इन तीनों मेंबर जो काउंसिल के गायब हैं, क्या इसके पीछे की मंशा रही है? क्या इजराइल को धोखा दे रहा है अमेरिका? नहीं धोखा नहीं, अगर वो पास तो नरम हुआ ही झटका है। हुँ, नहीं। देखिए ऐसे समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास करने के अंबर जी दो तरीके हैं। दो तरह के विषयों पे दो तरीके से वोटिंग की जाती है। जैसे आप अगर लॉ, जो बच्चे पढ़े होंगे वो समझते होंगे कि भारत में जब कोई बिल आता है तो उस बिल को यदि आप फाइनेंस बिल आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको पास करने का लॉ अलग है, और यदि उस बिल को आप मनी बिल कहते हैं तो उसको पास करने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना? हुँ, जैसे मनी बिल है तो उसके लिए राज्यसभा के अलग पावर है, अगर फाइनेंस बिल है तो उस पर राज्यसभा के अलग पावर है। उसी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल में जब कोई रिजोल्यूशन आता है तो वो दो कैटेगरीज में आइडेंटिफाई किया जाता है, या तो वो प्रोसीजरल मैटर हो या तो वो सब्सटेंटिव मैटर हो। ये जो है ना, ये सब्सटेंटिव मैटर बिल्कुल नहीं रहा होगा, क्योंकि या सब्सटेंटिव मैटर रहा होगा क्योंकि प्रोसीजर तो नहीं है। तो इसमें सब्सटेंटिव मैटर जो होता है उसमें जो वोट पैटर्न होता है वो ये होता है कि जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, आपको पता है 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ठीक है ना? ये भारत 5 हो सकता था जिन चाचा नेहरू की मेहरबानी ना होती तो। हाँ एग्जैक्टली, चाचा नेहरू जी के मेहरबानी से हमें नहीं मिला, हमें मिल जाना चाहिए था, बट ठीक है, इसका बहुत जल्दी अमेंडमेंट होगा इसमें। तो ये जो एब्सोल्युटली। 5 परमानेंट मेंबर हैं, जब कोई सब्सटेंटिव वोट होता है उसमें इन पांचों को हाँ में वोट करना पड़ता है। यदि इन 5 में से किसी ने भी वोट को कह दिया कि हम इस रिजोल्यूशन के फेवर में नहीं है तो वो वोट वहीं गिर जाएगा। अच्छा, अब ये भी जान लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर बैठते हैं, टोटल 15, जिसमें से 10 मेंबर जो आते हैं वो 2 साल के लिए आते हैं, उनको कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। और 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट है, जो हमेशा ही बैठे रहते हैं। वो पांचों के नाम मैंने बता दिए। तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10 और परमानेंट मेंबर होते हैं 5, टोटल 15 मेंबर होते हैं, उसको 2/3 से पास करना होता है। तो आप अगर 15 गुणे 2/3 कीजिएगा तो 10 वोट चाहिए होते हैं पास करने के लिए। और सब्सटेंटिव मैटर में ये 10 वोट आएगा P5, यानी पांचों P5 प्लस कोई भी 5 और देश मिलकर के वोटिंग दे दें तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अब अगर कोई, दो तरीके से देश ने ये टैक्टिक्स किया है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें वो वोट नहीं देना चाहते हैं या वो श्योर नहीं है कि वो उसकी लैंग्वेज से हैप्पी है, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं कि एब्सटेन कर देते हैं। तो कई बार सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन में ये हुआ कि एब्सटेंशन का मतलब वोट ना देना, या एब्सटेंशन का मतलब वोट दे देना, मतलब निगेटिव में वोट दे देना। कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए कि मैंने वोट नहीं दिया तो क्या ये लिखा जाए कि नहीं ये मेरा वोट फेवर में है या ये मेरा वोट निगेटिव में है। तो इसलिए ये कहा गया कि क्या कोरम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक 5 मेंबर वोटिंग नहीं करेंगे परमानेंट के तो कैसे ये बिल रिजोल्यूशन पास होगा। इस पे बहुत चर्चा चली। उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, अगर मेंबर एब्सटेन करते हैं तो वो निगेटिव नहीं माना जाएगा, अगर पॉजिटिव नहीं माना जाएगा तो निगेटिव भी नहीं माना जाएगा, और उनके वोट के बिना ही बाकी का रिजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा। तो चूंकि 15 में से 3 जो एब्सटेन किए हैं वो तीनों परमानेंट मेंबर हैं, तो बाकी जी। 12 जो है वो तो नॉन परमानेंट मेंबर प्लस 2 परमानेंट मेंबर हैं, उन्होंने वोट फेवर में किया, इसलिए कोई लेकिन फर्क तो नहीं पड़ता है। डॉक्टर मिश्रा, बात सवाल ये है कि इजराइल और यूएस दोनों बहुत ही क्लोज उनके रिश्ते रहे हैं। ऐसे में जो उनकी जो एब्सटेन किया है, क्या मतलब निकाला जाए इसका?
शायद देखिए, अब जो कंस्ट्रक्शन हो सकता है वो ये है कि शायद इजराइल इसको मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि आप एड दे रहे हो तो वो उनको फिर से रीआर्म करने के लिए समय मिलेगा, और उनको जो हमने उनको वीकेंड किया है उनके पानी की सप्लाई काट के या और जो सप्लाईज काट के, उससे वो हमारा फेल हो जाएगा, बिकॉज कि फिर हमें वो सारी चीजें उन तक पहुंचानी होंगी और वो फिर लड़ाई को और लंबा खींच सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता था, बिकॉज कि वन ऑफ द पर्पस या वन ऑफ द, अगर आप इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पढ़ें तो उसमें जो लेजिटिमेट वॉरफेयर के रूल है उसमें ये आता है कि भाई आप अपने जो कॉम्पिटेंट हैं उनको उनका पानी काट दे या ऐसे काट दे ताकि उनकी लड़ाई की क्षमता कम हो सके। अब अगर उनकी लड़ाई की क्षमता आप कम करने की जगह लेजिटिमेट मिलिट्री मींस को और बढ़ा रहे हो कि उनको दवाइयां दे रहे हो, दवाइयों के साथ पैसा दे रहे हो, खाना दे रहे हो, तो फिर से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये हो सकता है एक रीजन कि भाई इसको बढ़ाने का क्या फायदा है, उनको बोलो सरेंडर कर दे हमास को, तो सारा का सारा जो लड़ाई है खत्म हो जाएगा। बट हमास अगर सरेंडर नहीं कर रहा है और वो है क्या नाम है बंधक, उनको भी रिलीज नहीं कर रहा है, तो ऐसे में इसका क्या फायदा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए इसको लाया गया होगा, और मेरे ख्याल से ये जो तीनों देश है वो नहीं चाहते होंगे कि कोई किसी तरीके का रुके लड़ाई जो ऑनगोइंग है। जी ओके। एक और रेजोल्यूशन जिसकी हमने बात की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास हुआ था कुछ दिन पहले, जिसका नाम है इमीडिएट ड्यूरेबल एंड सस्टेन्ड ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट। वो भी आया था, अब ये भी आया है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली का जो दोनों? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल का जो जनरल असेंबली का जो रिजोल्यूशन था वो था कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस करवाया जाए, ठीक है ना। ट्रूस, देखिए जब लड़ाई शुरू होती है ना, जब भी कोई प्रोसीजर शुरू होता है उसको खत्म करने के कई तरीके होते हैं। तो अब आपने ट्रूस इज द अल्टीमेट फॉर्म, ट्रूस, आर्मस्टिस, इस तरीके के कई स्टेजेस होते हैं। पीस ट्रीटी, जब पीस ट्रीटी हो जाती है तो नॉर्मली ये होता है कि वॉर खत्म हो गया, एनिमी स्टेट का स्टेटस वापस चला जाता है, जो एनिमी प्रॉपर्टी आपने सीज की होगी आपको छोड़ना पड़ेगा, जो आपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए छोड़ना पड़ेगा, यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे हमारे आर्टिकल 352 है इमरजेंसी डिक्लेयर किया है तो अब आप वापस ले सकते हैं, और इस तरीके की सिचुएशन नॉर्मली पीस ट्रीटी में आ जाती है, यानी कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी हो जाती है। लेकिन उससे अगर कुछ शॉर्टर है, आर्मस्टिस साइन हो जाता है कि चलो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अभी हम वी विल सी, नेगोशिएट करते हैं, अगर नेगोशिएशन से हो जाए तो एक हम टेम्पररी पॉज या टेम्पररी हायाटस देख रहे हैं, तो इस तरीके से वो चीजें की जाती है। तो जनरल असेंबली वाला जो था वो था फॉर ट्रूथ, कि लड़ाई बंद करो, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की बात की जा रही थी। सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन है वो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज यानी कि लड़ाई झगड़े को रोकने की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है ह्यूमैनिटेरियन एड जाने के लिए रोक लो। जैसे कि यूक्रेन में मोदी जी ने रुकवाया था कि बच्चों को निकल जाने दो फिर आप लड़ाई लड़ो, इंडियन बच्चों को निकल आने दो उसके बाद आप लड़ाई लड़ो, 2-3 दिन में जितना भी हमको निकालने के लिए जितना समय होता है वो दे दो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर हॉस्टिलिटीज। तो यही अंतर है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कंप्लीट मांगा था ट्रूस, यानी वार बंद करो, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। लेकिन ये जो है आपका क्या नाम है, सिक्योरिटी काउंसिल वाले ने बोला कि बस पॉज ले लो, रुक जाओ, लोगों को दवाई ववाई मिल जाने दो, उसके बाद आप फिर से, क्योंकि ये दवाई किसको जाएगी, देखिए आईडीएफ के पास तो पूरी सप्लाई है, आईडीएफ के पास सप्लाई चेन है, सब कुछ है, तो ये सप्लाई बेसिकली हमास के लोगों के लिए जा रही है और या पैलेस्टाइन के लोगों के लिए जा रही है। तो एक वो बनेगा ना कि भाई आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन हमास है कौन पैलेस्टीनियन है, बिकॉज उन्हीं में से लोग हैं ना ये, कौन हमास है, एब्सोल्युटली। क्योंकि वो तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ का जो मेजर रूल है कि कॉम्बटेंट शुड पुट ऑन अ ड्रेस टू मेक अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, वो फॉलो नहीं करते, वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे हैं, या वो जो अनफेयर एंड अनएथिकल लीग वॉर मींस है उसको अडॉप्ट किए। परहैप्स आई एम नॉट गोइंग कि वो सही है गलत है, ये मेरा काम नहीं है उसको बताना यहाँ पे। सो मेरा यही पर्पज है कि मेरा जो मतलब यही है कि जनरल असेंबली रिजोल्यूशन ने कंप्लीट पीस की बात की। अच्छा, जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 120 या 125 वोट से पास हुआ था, लेकिन ये भी जान जाइए कि जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस बाइंडिंग नहीं होते, आप उनको मानने के लिए कुछ भी उस रिजोल्यूशन में लिखा हो बाध्य नहीं है, वो रिकमेंडेशन है, मान लीजिए तो बढ़िया है, नहीं तो उसकी यूएनएससी का बाध्य है, यूएनएससी का बाध्य है, प्रोवाइडेड कि वो चैप्टर 7 में पास किया गया हो, आर्टिकल 39 यूएन चार्टर के अंदर में। सबसे मेरा सवाल है आपके लिए वो ये
कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखिए 2 साल हो रहे हैं उसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अलग-अलग जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल सबसे अलग-अलग रेज़ोल्यूशन पास हुए, लेकिन कुछ उसका असर नज़र नहीं आया और इतना लंबा वक़्त गुज़र गया, अभी भी वो कंटिन्यू है। इज़राइल और हमास का जो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, इसके लिए भी हम देख रहे हैं लगातार यूनाइटेड नेशंस से रेज़ोल्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन असर उसका हो पाएगा, कितना लंबा आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलने वाला है? क्योंकि पहले ही हम एक कॉन्फ्लिक्ट से दुनिया जूझ रही है, महँगाई, बेरोज़गारी बहुत सारी फूड सिक्योरिटी की बात की जाए, बहुत सारे इश्यूज़ हमारे सामने हैं। ऐसे में एक और वॉर दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। क्या देखते हैं यूनाइटेड नेशन का कितना असर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर पड़ता नज़र आता है? आपको पता है इज़राइल में जब से इज़राइल बना है, जो इमरजेंसी इन्वोक की गई, आज तक हटाई नहीं गई है। तो दे आर इन परपेचुअल वॉर मोड। वो नॉर्मल कंट्री है ही नहीं। जैसे आपके हमारे यहाँ आर्टिकल 352 3-4 बार इन्वोक हुआ था, 10-12 साल चला भी था। पहली बार मेरे ख्याल से वो, अब मुझे देखना पड़ेगा, वो 1962 में यूज हुआ चाइना वॉर में। फिर पाकिस्तान के वॉर में 352 लगा। आपको पता है ना, आर्टिकल 352 इज अ इमरजेंसी। जब आप कोई लड़ाई हो जाए देश का किसी दुश्मन के साथ, तो उसमें आर्टिकल 352 लग जाता है। तो इजराइल में आज तक इमरजेंसी हटी ही नहीं। और इमरजेंसी लगने का मतलब ये होता है कि स्टेट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाते हैं जो नॉर्मल पीस टाइम में नहीं होते। तो इसलिए इमरजेंसी का होना बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होता है स्टेट के लिए। जैसे हमारे यहाँ यदि आर्टिकल 352 की इमरजेंसी लगी है, तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। आपका सारा फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, ट्रेड, ये सब गया। जब वेरी मोमेंट प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स द आर्टिकल 352, आर्टिकल 19 गेट सस्पेंडेड इप्सो फैक्टो, खत्म हो गया उसी समय। तो पॉइंट ये है कि इजराइल में आज तक नहीं खत्म हुआ, ये इमरजेंसी कभी वापस नहीं ली गई। उसका कारण यही है कि ये वॉर कभी उनका रुका ही नहीं है। हमें आपको दिखता नहीं है। ये अभी तो कुछ दिन पहले भी हुआ था, जब मैं पीएचडी करने जा रहा था 2015-16 में, उस समय भी, या 2014-15 में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी, बड़ी जबरदस्त। उस समय भी गाजा में जाकर के वॉर, लड़ाइयां, झगड़े होते रहे हैं। मैं खुद जब इजराइल में था, तो मैं आपको बताऊं, हम हाइफा में थे। तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी हम लोग को कई जगह दिखाती थी कि देखिए यहाँ पे ऐसे कोर्ट चलते हैं, यहाँ पे ऐसे कोर्ट चलते हैं। एक सिंपोजियम होता है, वो हर साल करवाते हैं, मिनर्वा स्कूल फॉर लॉ एंड इमरजेंसी जो है वो करवाते हैं। उसमें आपको पेपर सेलेक्ट होता है तो बुलवाते हैं वो, और पैसा भी देते हैं आने जाने का। तो मेरा पेपर सेलेक्ट हुआ था। उसमें जो हम लोगों को जेरूसलम जब दिखाया गया, आप विश्वास करेंगे, बेतलहम तो मैं अपने से गया था। जब मुझे बेतलहम नहीं, नजारत में अपने से गया था, क्षमा कीजिएगा। तो जब हम गए उस बस में बैठे, तो पहले तो 4 सोल्जर देख करके मेरी तो वही हालत खराब हो गई। ये बड़े बड़े, और उन्होंने मतलब रिटायर्ड थे, और इतनी बड़ी गन और ये सब लेकर के चले थे। 1-2 आदमी के ऊपर एक आदमी रहता था कि आप अकेले घूम नहीं सकते थे। फिर मैंने वो सब देखा जेरूसलम का। फिर मुझे समझ में आई कि अच्छा ये है क्या, अब्राहमिक फेथ। वो सफेद कपड़े सब लोग पहन करके, और वो पूरा एक वहां पे वो ना बिना स्टिच किया हुआ सफेद कपड़े एक समय पे जेरूसलम में लोग पहनते हैं वो। और वो कुआं है जहाँ पे नहाना पड़ता है, फिर नहा करके आप जाते हो। वो ऐसा ही आपको कुछ प्रोसीडिंग्स मक्का में भी दिखता है। तो पॉइंट ये है कि जब ये इजराइल की हालत ये कि वो हमेशा वॉर पे रहते हैं। तो ये वाला वॉर की अंतर ये है कि गाजा का स्टेटस क्या होगा। क्या गाजा वापस से इजरायली कंट्रोल में आ जाएगा, जैसे जॉर्डन से उन्होंने जेरूसलम लिया, जेरूसलम लेकर के अपने अंदर मिला लिया। और आज की डेट में वो क्या नाम है, वो जो राष्ट्रपति थे ट्रंप, उन्होंने तो जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल तक मानने को तैयार हो गए थे, तेल अवीव से हटा करके। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि हमारी जो एम्बेसीज है वो तेल अवीव से हट करके वो चली जाएंगी जेरूसलम में। तो यहां तक का हालत है। तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई ऐसी नहीं होगी कि कोई एक जीतेगा कोई हारेगा। इजराइल ऑक्यूपाई करेगा गाजा को। वो वो ऑक्यूपेशन कितने दिन चलेगा, नो वन नोज। जैसे जेरूसलम क्या है, ऑक्यूपेशन है या जेरूसलम पार्ट ऑफ इजराइल है, ये कहना बहुत मुश्किल है। टेक्निकली ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ इसका एक मैं जानबूझ के वो पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। मुगलों के ऑक्यूपेशन को जस्टिफाइड रूल बता दिया है। आप देख रही हैं, बाहर से मुगल आए, उसको कह रहे ये तो तुम्हारे अपने रूलर हो गए, लेकिन इजराइल को आज तक वो ऑक्यूपेशन कहते हैं। इजराइल के पैलेस्टीनियन के उस पे, अगर भाई ये टेस्ट यही है कि कोई बाहर से आके कब्जा, हालांकि फिर भी यहूदी तो 3000 साल पहले वहां रहते थे, उनका इतिहास है। मुगल कहां से आकर के हो गए थे। जो ऑक्यूपेशन था, हमको और आपको लॉ में पढ़ा दिया, हिस्ट्री में पढ़ा दिया कि ये लेजिटिमेट रूल था।
Basically, India was under the occupation of various Islamic forces for 300 to 400 years. वो बढ़ाया ही नहीं हमें। खैर एनीवेज, तो ये ऑक्यूपेशन में गाजा के स्टेटस को लेके होगी बात। लड़ाई कभी नहीं रुकी। गाजा के स्टेटस की बात की जाए डॉक्टर अभिषेक, 2 हिस्सों में भी अगर बढ़ता तो कैसे मैनेज करेगा इजराइल इस पूरे उसको गाजा स्ट्रिप को? 2 हिस्सों, जो ये साउथ और नॉर्थ का ये है कि वो ये कह रहे हैं, क्योंकि सिविलियन को जब उन्होंने बोला कि निकलो यहां से, तो सिविलियन साउथ में गए, ठीक है ना, क्योंकि शायद उनको ये आउटपुट रहा होगा कि जो मेन हो रहा है वो जो अटैक हो रहा है वो नॉर्थ से हो रहा है। तो साउथ में उन्होंने कहा चलो जाओ, वो सिविलियन वहां कंसंट्रेटेड है, तो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो सिविलियन एरिया है वो अभी कंट्रोल में नहीं लिया है, लेकिन नॉर्थ एरिया उनके कंट्रोल में है। वो उनको सुरंगें मिल रही हैं और बहुत सी चीजें मिल रही हैं, जो वो उसको बेसिकली दे वांट टू सिक्योर द एरिया। जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं तो आपको एरिया सिक्योर करना पड़ता है, तो दे वांट टू सिक्योर एंड मेक इट पीसफुल, जैसे उन्होंने बाकी इनक्लेव बनाए। बाकी नॉर्मलसी कभी नहीं होगी। जब मैं इजराइल में था तभी हमेशा खबर आती थी, उसको चाकू मार दिया, इसको चाकू मार दिया, यहाँ पे बम फेंक दिया। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। हालांकि मैंने इजरायली अरब से मिला है, मैं मिला हूँ इजरायली अरब से जो कि मुस्लिम थे। मैं जब हाइफा यूनिवर्सिटी में था, मेरे सामने जो अरब मुसलमान बच्चे होते थे वो मेरे सामने बड़ा अच्छा खूबसूरत मेडिटेरेनियन को ओवरलुक करता हुआ उनका कैंपस है हाइफा का, तो वहां पे वो नमाज पढ़ते थे, बड़े खुशियों से नमाज पढ़ते थे, और कोई ऐसा नहीं होता था। और आपको पता ही है जो तुर्कों की और क्या नाम है, अरबों की एक आदत है कि आप खाना खाने जाएं तो आपके साथ मजाक करते हैं, प्लेट देंगे, प्लेट में कुछ होगा नहीं, ऐसे छीन लेंगे या आपको ऐसे कुछ, वो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। कई लोग गुस्सा जाते हैं, मुझे भी गुस्सा आ गया था, बट वो मैंने कहा यार अब यहाँ पे करें तो फिर कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली, वो लोग करते हैं वो आइसक्रीम वाला जो काफी वायरल होता है। हाँ, वो तुर्की और ये अरबी कल्चर का पार्ट है। आप जाएंगे रेस्टोरेंट में ना तो पानी दे के ऐसे गिरा देंगे या ऐसे ले देंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ, दैट्स द वे दे सिंपली से कि भाई आई काइंड ऑफ लाइक यू, इट्स अ वे ऑफ सेइंग दैट, व्हिच इज अनोइंग बेसिकली, बट ये कल्चरल वो प्रैक्टिस है। जैसे मुझे याद है मैंने उससे पूछ लिया था, मैं नजारत में था, तो मैंने उससे पूछा, वो अरबी था, मुसलमान था, अरबी मुसलमान, और भाई बड़े रूड बोलते हैं, खलास, मैं वो एक उनका वर्ड है खलास, हाँ, तो वो हर बात पे खलास हबीबी, और ये और इतनी रूड होती ना, वो प्यार से भी बात करेंगे तो लगेगा कि यार गालियां ही दे रही है। तो एक्चुअली वो भाषा ही ऐसी है। हाँ, वो जो सेमेटिक लैंग्वेज है ना, हिब्रू भी आप ये जान लीजिए, शलोम इज सालम, सलाम, ये एक ही भाषा है दोनों, बहुत जैसे मलयालम और तमिल, इस टाइप दोनों सेमेटिक लैंग्वेज है, ठीक है ना, दोनों आर्मियाई जिसमें कि जीसस क्राइस्ट बाल किया कर, सब सेमेटिक लैंग्वेजेस है, ये दे आर सिमिलर। तो इसलिए ये है, लेकिन ये कि हाँ, आई मीन लड़ाई उड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है, स्केल खत्म हो जाएगा, स्केल काम डाउन हो जाएगा। यानी कि अगर एक साल में 20,000 मार दिए, 25,000 मार दिए, तो आने वाले हो सकता है अगले जो 2024 हो 25 हो, उसमें एक साल में मृत्यु या इस बैटल रिलेटेड कैजुअलिटीज घट के 500 हो जाएगी या 1000 हो जाएगी, बट दे विल ऑलवेज बी अ बैटल रिलेटेड कैजुअलिटीज। ये तो आप भूल जाइए कि कभी ये बंद होने वाला है। आप कभी मेरे यूट्यूब पे जाएंगे ना, मैंने अपने एक सीरियन फ्रेंड का वो लिया था, मेरा सीरियन फ्रेंड है, उससे मैंने इंटरव्यू मांगा था, तो वो बड़ा खुश था, मैं बहुत अच्छा किया। उसने कहा हम मरेंगे, हमारी संतानें मरेंगी, हमें कोई, वो सीरियन था, मगर हम इनको चैन से नहीं रहने देंगे। उसने कहा अगर 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 पीस लेना है, पीस खरीद लो, मेरे यूट्यूब पे आप जाके सुन लीजिएगा इंग्लिश में। उसने कहा पीस खरीदना है खरीद लो, लेकिन मोटे तगड़े बनो, जिस दिन मोटे तगड़े हो गए रगड़ देना इनको। ये उसका माइंडसेट है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे, और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वो ये कि हम भारत की जब बात करते हैं, भारत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी, और विश्व गुरु की हम बात करते हैं कि हम एक विश्व गुरु बनना चाहते हैं, ये हमारा एक उद्देश्य है। इस सब के बीच में जो हमने रिसेंटली G20 में जो अनाउंसमेंट हुआ था इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की, या फिर ओवरऑल हम ग्रोथ की बात करते हैं, क्या असर इस सब का पड़ता है? क्या उस प्रोजेक्ट की बात की जाए, ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं आप इन सब के बीच? सॉरी, देखिए ऐसा है कि कोरोना वायरस के साथ रहना आपको सीखना पड़ेगा। कोरोना इज अ रियलिटी, ठीक है ना जी। तो आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, बट आप ये प्रे करें कि वायरस वैनिश हो जाएगा। सो सिमिलरली द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट विल कंटिन्यू अनलेस अंटिल, ओनली एक्सेप्शन कि मोहम्मद बिन सलमान का जो स्टेटमेंट था कि हम 5 साल में मिडिल ईस्ट को यूरोप बनाएंगे, जब तक मिडिल ईस्ट अपने आप को आलमे इस्लाम कहता रहेगा और वो आलमे ह्यूमन से नहीं जुड़ेगा,
चूंकि पहले दुनिया में आलमे क्रिश्चियनिटी थी, वो खत्म हुई, वो आलमे ह्यूमैनिटी की पार, आलमे ह्यूमैनिटी को की सबक देने वाला भारत था। भारत ने कहा था अहम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चलिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये कहने वाला कि समस्त विश्व एक परिवार है, ये हम थे। लेकिन उसके बाद 2-3 हजार साल में एक थ्योरी आई, उसने कहा नहीं नहीं सब पेगन है, ये सब घटिया, इनको कुछ नहीं पता है, हम रिलीजन लेके आए, हम बताएंगे तुमको रिलीजन क्या होता है। उन्होंने क्रिश्चियन वर्ल्ड का निर्माण किया, दुनिया भर में जाके ये थ्योरी को फैलाया। उसके बाद उनका एक और वर्जन आ गया, आप समझ लें, बेसिकली क्रिश्चियनिटी इज जुडाइज्म 2.0, इस्लाम इज जुडाइज्म 3.0, ठीक है ना। तो ये जो नया वाली थ्योरी है, ये जानी तो इनको उसी पाथ पे है, क्योंकि ये सेम है, कुछ नया चीज नहीं है। जाना तो इनको क्रिश्चियनिटी के पाथ पे है। जब जैसे एक समय क्रिश्चियन कहता था देयर इज अ क्रिश्चियन वर्ल्ड, जस्ट वॉर की थ्योरियां आती थी कि यदि एक क्रिश्चियन को बचाने के लिए तुम्हें लड़ना पड़े, इसी के नाम पे क्रूसेड लड़ा गया। लेकिन आप ये देखिए, जब यूएन चार्टर बना तो जस्ट वॉर थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर, अंबर जी कहता है कि member states shall refrain from using force in their international relations against the political independence or territorial integrity of another member country। पॉइंट क्या कह रहे हैं वो कि आप इंटरनेशनल रिलेशन में यूज ऑफ फोर्स नहीं करेंगे, कोई भी कॉज हो आप नहीं कर सकते। जबकि उसके पहले क्रिश्चियनिटी का ये बिलीव था कि देयर इज अ जस्ट वॉर थ्योरी। जस्ट वॉर का मतलब ये है कि एक क्रिश्चियन के ऊपर यदि कहीं हमला होता है तो ये क्रिश्चियन देश की जिम्मेदारी है कि उस देश में जाके उस क्रिश्चियन के लिए लड़े। उन्होंने अबेंडेंट कर दी है। उसी तरीके से इस्लाम को भी, जब तक ये आलमे इस्लाम बना रहेगा, ये आलमे इस्लाम है, आलमे इस्लाम है, ये शांत नहीं होगा। आलमे इस्लाम को आलमे इंसान बनना पड़ेगा और मामला शांत हो जाएगा। ये फर्क हमें यूएई में, सऊदी में तो नजर आ रहा है, और अगर हम और पूरे तुर्की में नजर आता है, कजाकिस्तान में नजर आता है, उज्बेकिस्तान में नजर आता है, 80 to 90% पॉपुलेशन मुसलमान है भाई। आपको नजर आता है ये चीजें? नहीं, सऊदी या फिर यूएई की बात की जाए तो एकदम मुसलमान या मुस्लिम वर्ल्ड के एकदम लीडर की तरह देखा जाता था, और है भी। इनफैक्ट वहां पे भी एक बदलाव की लहर नजर आ रही है, और खासतौर से एमबीएस की बात की जाए तो उनकी वजह से काफी कुछ बदलाव हमें नजर आया है। इनफैक्ट इसराइल के साथ भी अगर देखा जाए तो अब्राहम अकॉर्ड यूएई ने साइन किया, पीस डील सऊदी के साथ ऑलमोस्ट साइन हो रही थी, और ये सब हो गया, तो बदलाव तो नजर आया है। उम्मीद करते हैं कि बदलाव आगे रहे। और एक चीज बोलूंगा मैं अंबर जी, ये बदलाव असल में दिक्कत ये राजाओं के लेवल पे आ रहा है, क्योंकि वो डेमोक्रेसीज नहीं है। तो राजाओं के डिसीजन को जनता का डिसीजन मत समझिए। डेमोक्रेसी में राजा का डिसीजन बेसिकली विल ऑफ द पीपल होता है। राजा सिस्टम में राजा और प्रजा में कोई वो जो कह दिया वो हो गया। जनता तैयार नहीं है, क्योंकि जनता को अपने हाई ऑक्टेन ऑफ रिलीजन का डोज लगाया हुआ है। और वो जनता, भाई आपके यहाँ पुलिस थी भाई, आज से अभी कई इस्लामिक कंट्रीज में रिलीजियस पुलिस है, मॉरल पुलिस है, जो इंश्योर करती है कि आप प्रे करो। तो आपने जनता के दिमाग में ये चीजें भर दी और अचानक से एक दिन उठ के बोलो कि नहीं 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 एवरीथिंग अंडन, ऐसे नहीं होगा। पहले करिकुलम की शुरुआत एटलीस्ट एक लीडरशिप की तरफ से नजर आ रही है, तो कम से कम कहीं से एक अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आती है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, आप हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल हुए। बहुत अच्छा रहा आपके साथ, बहुत अच्छी जानकारी खास आपने इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम।